बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, एशिया कप क्रिकेट 2025 फ़ाइनल मरहले में दाखिल हो चुकी है और अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ़ाइनल खेला जाने वाला है। इससे कबल पाकिस्तान की टीम ने फ़ाइनल 4 में जब जगह बनाई तो पाकिस्तान की टीम ने पहले श्रीलंका को और उसके बाद बांग्लादेश की टीम को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। लेकिन फ़ाइनल 4 के पहले मैच में जो कि भारत के ख़िलाफ़ हुआ उसमें पाकिस्तान की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और जनाब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की टीम ने अक्सर व बेशतर भारत की टीम को शिकस्त दी है, क्योंकि ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच जो होता है वो नर्व्स का खेल होता है और जो भी टीम अपने आसाब पे काबू रखती है वो ज़ाहिर है मैच को जीतने में कामयाब होती है। तो इसी तरह जो है अब जो फाइनल है इसमें भी बड़ी इस बात की ज़रूरत होगी कि दोनों टीमें जो है वो अपने आसाब पे काबू रखें और ऐसे हालात में जबकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बरकरार है, देखना यह है कि हाल ही में जो चीज़ें रुनमा हुई भारतीय कप्तान की जानिब से और जो भी एक सिनारियो बना, अब जो है इस मैच में सिचुएशन क्या होती है। लेकिन उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो फाइनल मैच होगा ये यकीनन बहुत ही शानदार होगा और सबकी तवज्जो का मरकज़ भी होगा। और उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह माजी में इंडिया की टीम को आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भी शिकस्त दी, वनडे में भी शिकस्त दी और दूसरे मतलब T20 में भी शिकस्त दी, क्योंकि T20 में रिकॉर्ड भारत का अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है इन तमाम जो भी मतलब हालात रहे उसके बावजूद पाकिस्तान की टीम जो है ख़तरनाक है और किसी भी वक्त किसी भी टीम को शिकस्त दे सकती है। बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम जो है अपनी तवानाइयों को यकजा करेगी, आसाब को काबू में रखेगी और बहुत ही एतमाद के साथ ग्राउंड में उतरेगी और पाकिस्तान की टीम जो है भारत के ख़िलाफ़ फ़तह हासिल करेगी। जनाब, अगर दूसरी जानिब देखें तो वीमेंस वर्ल्ड कप जो है इस वक्त खेला जा रहा है और पाकिस्तान की टीम वीमेंस टीम जो है वो श्रीलंका पहुंच गई है। वहाँ पर वो मैचेस भी खेल रही है और जब वर्ल्ड कप शुरू होगा तो उससे कम ज़ाहिर है तैयारी कर रही है, वहाँ पर मैचेस खेल रही है। पाकिस्तान की टीम ने हाल ही में वीमेंस की टीम ने जनूबी अफ्रीका की टीम को अपनी होम ग्राउंड पर मतलब एक मैच में ज़रूर शिकस्त दी है, लेकिन 2-1 से वो सीरीज़ हार गई। और इस सीरीज़ की पाकिस्तान वीमेंस टीम के हवाले से तवज्जो तलब बात ये रही कि सिद्रा अमीन ने 2 सेंचुरीज स्कोर की और 1 50 बनाई, जबकि मुनीबा अली जो है उन्होंने भी एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और उन्होंने भी मतलब 50 स्कोर की। अब जनाब, सिलसिला ये है कि पाकिस्तान वीमेंस टीम जो है वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। इसका होस्ट जो है वो बिल्कुल भारत है और ये सीरीज़ जो है ज़ाहिर है इंडिया में भी खेली जा रही है और कुछ मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान के जितने मैचेस हैं वो श्रीलंका में खेले जा रहे हैं। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान की तरफ। अक्टूबर और नवंबर में पाकिस्तान में 15 इंटरनेशनल मैचेस होंगे। पाकिस्तान की टीम जो है जनूबी अफ्रीका से मुख्तलिफ यानी तीनों फॉर्मेट में मैचेस खेलेगी, जब पाकिस्तान, श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका की टीमें जो हैं वो ट्रेंगुलर सीरीज़ भी खेलेंगी। इसमें जो सबसे खुशाइन बात है वो ये है कि काफ़ी अरसे के बाद फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में ये मैचेस खेले जा रहे हैं। ये यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बड़ा अहम इक़दाम है। लेकिन जनाब, दूसरी जानिब कराची को जो है इस मेज़बानी से नज़रअंदाज कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है अब ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल नज़रअंदाज कर दिया गया है। बहरहाल देखते हैं कि आगे कराची को मैचेस मिलते हैं या नहीं। लेकिन अभी तो जनाब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एशिया कप क्रिकेट 2025 और जिस तरह से मैंने बताया कि फ़ाइनल जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने जा रहा है। तो जनाब आज हमारे दरमियान जो है बड़े ज़बरदस्त मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नवीद ज़मीर साहब, जो कि फॉर्मर कराची की टीम के कप्तान भी रहे हैं और पैटर्न्स ट्रॉफ़ी ग्रेड 2 में कराची की टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उसके साथ साथ जनाब अंडर 19 ग्रेड 1 जो मतलब क्रिकेट हुई थी उसमें उन्होंने कराची की नुमाइंदगी करते हुए रावलपिंडी की टीम को जनाब 32 रन पे आउट किया था। तो ये इनके क्रेडिट पे एक बात है। दूसरे जानिब ये बात भी अहम है कि आपकी यानी नवीद ज़मीर साहब की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेटर जो अब इस वक्त फॉर्मर हैं वो भी इनकी कप्तानी में खेल चुके हैं। नवीद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, जिंदाबाद, ज़बरदस्त। और हमारे साथ जनाब आरिफ वहीद साहब मौजूद हैं जो कि ऑफिशियल हैं और क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, लेकिन जनाब रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची जो है
उसके वो सेक्रेटरी हैं जोन 1 के, उसके साथ साथ मैनेजर रहे हैं जनाब कराची की टीम के ऑल फॉर्मेट जितने भी हुए हैं उसमें, ख़ास तौर से कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में। उसके साथ साथ जनाब 2018 में जो एशियन गेम्स इंडोनेशिया में हुए थे उसमें पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के वो मैनेजर भी थे। इसी तरह और भी खेलों से उनका ताल्लुक़ है। साबिक नेशनल सेलेक्टर हैं पाकिस्तान सीपैक टागरा के, और थाईलैंड में जो सीपैक टागरा का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान की टीम के मैनेजर भी थे। जनाब यहीं कहानी ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि वो जनाब चेयरमैन हैं सिंध खो-खो एसोसिएशन के, और सुई सदर्न गैस के स्पोर्ट्स के एडमिन भी रहे हैं। तो जनाब ये सारी उनकी क्वालिटीज़ हैं। आरिफ भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब। जनाब एशिया कप का फाइनल खेला जा रहा है, नवीद भाई और आरिफ भाई। नवीद भाई क्या कहेंगे, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एशिया कप के जो मैचेस हुए हैं उसको देखते हुए, और जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब जो मैच होगा, आप क्या समझते हैं कि हमारी टीम में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, और किस मतलब बैटिंग ऑर्डर से जाना चाहिए, और बॉलिंग का हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा? यही सवाल आपसे और फिर वही सवाल आपसे। जी ठीक है रियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे इस इतने अहम इवेंट के हवाले से बात करने का। रियाज भाई देखिए, पाकिस्तान और इंडिया जो दो रवायती हरीफ हैं, हमेशा हमें इसको क्रिकेट से हट के भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो सिनेरियो इस वक्त ग्राउंड में बन चुका है, जो माहौल क्रिएट हो चुका है, वो बहुत ही मतलब प्लेयर्स जो हैं जो चाहते थे पाकिस्तान के लिए कुछ करना, उनको ये इस वक्त करने का बेहतरीन मौका प्रोवाइड हो गया। और ऐसा मौका है कि वो अपने आप को, जो प्लेयर भी इस वक्त ऐसी परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि देखिए प्लेयर की हर जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी इस वक्त पोजीशन, उनकी कोशिश ही होगी कि वो ऐसी परफॉर्मेंस दें जो पाकिस्तान के काम आए और पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करे। तो मैं समझता हूँ कि हाई वोल्टेज मैच तो हो गया है, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर को एज ज़्यादा हासिल है, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी टीम अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया की टीम से, तो डेफिनेटली थोड़ी सी हमारी एज ए एक्सपीरियंस कह लें थोड़ी सी हल्की लगती है। लेकिन क्रिकेट में 20 ओवर के फॉर्मेट के अंदर कोई भी टीम ज़्यादा बड़ी नहीं है जिसने मौके से फ़ायदा उठाया। हाँ, हमने चांस नहीं देने हैं, हमने अपनी स्ट्रैटेजी को सही करना है, हम देखना ये है कि हम गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हैं। देखिए इंडिया की बॉलिंग दुनिया की टॉप क्लास बॉलिंग है, टॉप क्लास बॉलिंग के सामने आपने टॉप क्लास बैटिंग भी करनी होती है। जो आप क्रिकेट जैसे आप क्रॉस बैट खेल रहे होते हैं, आपने क्रॉस बैट से इज्तनाब करना है खेलने से। मैं समझता हूँ जो प्लेयर हमारे इस बैटिंग को, पूरी बैटिंग लेके चलेंगे, बैटिंग को लंबा करेंगे, मैच को ग्रिप करेंगे, और देखें वही बात करूँगा, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में बदलनी पड़ेगी। हम मुसलसल कोशिश करते हुए आ रहे हैं कि गेंद को फाड़ दें, मतलब 10 ओवर में इतने रन कर दें। देखें साहबजादा फरहान जिस फॉर्म में है, वो जिस टाइप की बैटिंग कर रहा है, तो नो डाउट कि उसकी बैटिंग बहुत क्रूशल है इस मैच के अंदर। हाँ, जो हमारे क्या नाम है साइम अय्यूब हो गए, और वन डाउन हमारे प्लेयर जो आ रहे हैं, प्लेयर्स पे आएंगे अभी मैं जनरल मतलब। हाँ जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम मैच की पोजीशन को देखते हैं तो इंडिया की टीम ज़्यादा अंडर प्रेशर है पाकिस्तान के मुकाबले में, क्योंकि उनके लिए जीत और हार जो है वो जिंदगी और मौत का मसला है। हमारे लिए जिंदगी हम लोग आदी हो चुके हैं, नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जीतेंगे। जी आरिफ भाई साहब। बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब। अब जैसे पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हमेशा हाई वोल्टेज मैच रहा है, कि बड़ा प्रेशर मैच रहा है, मगर मैं समझता हूँ कि इसको बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में पाकिस्तान को लेना चाहिए। एक प्रेशर मैच है, जो इसको प्रेशर को हैंडल कर लेता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जीतता है। मगर चूँकि ब्रॉडकास्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा मैच होता है, तो आपको बिल्कुल उसके अंदर ये हमारे लिए और आपके लिए इसको इतना पैशनेट नहीं करना चाहिए कि जिस किस्म के हमारे हालात पिछली दफ़ा हुए ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड जो हालात रहे हैं। तो एक क्रिकेट को क्रिकेट ही की तरह खेलना चाहिए। जो टीम बेहतर खेलेगी वो जीतेगी, क्योंकि आज से अब 10-15 साल पहले चले आए तो पाकिस्तानी टीम जिस तरह इंडिया को शिकस्त देती थी, तो उस वक्त पाकिस्तानी टीम के चांसेस ज़्यादा थे। तो जितने भी नाकदीन तो कहते थे कि 60% पाकिस्तान के चांसेस होते थे, 70%, फिर जाके 30 या 40% इंडिया के, ये काफ़ी अर्से तक रहा है। मगर अब चूँकि इंडिया की टीम जो है अब रैंकिंग के अंदर 1-2 पे जब ऑफिशिएट कर रही है ये, तो इंडिया की टीम थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही है, 60-40 के चांसेस। मगर जैसा कि नवेद जवेद साहब ने कहा कि ये तो ऑन द डे होती है। T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान को ये एडवांटेज है कि शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट है। शॉर्ट फॉर्मेट में जो ऑन द डे खेलेगा तो वो उस दिन जो है वो बेहतर जो कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। वो पाकिस्तान की टीम का आपको पता है अनप्रेडिक्टेबल रह गई है, और ये बहुत एक बेहतरीन चांस मिला है कि पाकिस्तान टीम की जिसकी पिछले दिनों कारकर्दगी रही है एशिया कप में, और जिस तरह उनकी बैटिंग क्लिक नहीं कर रही है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। ये एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान जिस तरह साइम अय्यूब की कारकर्दगी रही है, फ़खर की रही है, तो टॉप ऑर्डर तो कहीं भी रैंक ही नहीं कर रहा। कल के मैच में देख लें आप पाकिस्तान बांग्लादेश में, तो 71 पे आपके 6 आउट हो गए। तो और ये मुसलसल अगर आप देखें सारे मैच की, अगर आप निकाल कर देखें स्टेट, तो ये सिमिलरिटी चल रही है कि पाकिस्तान की पहली दूसरी विकेट गिरती है और 5वीं 6वीं विकेट तक ये बहुत जल्दी वक्फे से गिर जाती है। अच्छा ये बताइएगा आरिफ भाई साहब, भारत की एक तो मजमूई कारकर्दगी ज़ाहिर है जैसा आपने
बयान किया, वो भी बताइएगा। दूसरे ये कि अभिषेक और शमन गिल को हम किस तरह से काबू कर सकते हैं, इसलिए कि उनकी परफॉर्मेंस जो है गुज़िश्ता मैचेज़ हैं उनमें हमारे खिलाफ बड़ी अच्छी रही है। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया की टीम में थोड़ा सा अच्छा बैलेंस ये है कि दोनों टीमों में यंगस्टर शामिल हैं। उधर भी यंगस्टर शामिल है, इधर भी यंगस्टर शामिल है। वो पाकिस्तान इंडिया की टीम की अगर काकड़दी देख लें 4-5 मैच में, तो अभिषेक शर्मा पे ही ज़्यादा वो डिपेंड कर रहे हैं। और अभिषेक शर्मा जिस तरीके से रन्स कर रहे हैं, वो आईपीएल भी जब खेलते हैं तो 220 250 प्लस से उनका स्ट्राइक रेट्स करते हैं। अभी भी वो 200 के स्ट्राइक रेट से वो इस एशिया कप के अंदर खेल रहे हैं। तो ये बड़ा फ़र्क है। और ये पाकिस्तान का बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। जिस तरह की जा रहा है कि शाहीन आफरीदी की आपने देखा कि वो पहले विकेट में, पहले ही ओवर्स में आउट करने वाले, मेरे ख्याल में शायद 63 दफ़ा T20 के अंदर उन्होंने पहले ही ओवर के अंदर आउट की। तो ये कल के मैच में बड़ा एडवांटेज होगा अगर शाहीन अफरीदी अगर अर्ली स्टेज के ऊपर, और यही थोड़ा सा फ़र्क डालेगा पाकिस्तान और इंडिया के मैच में कि पाकिस्तान को ऊपर से 1-2 आउट करने के। शुभमन गिल की जहाँ तक बात करते हैं तो वो अभी तक 4-5 मैचों में थोड़े से ऑफ कलर नज़र आए। उनके सूर्या कुमार भी थोड़े से ऑफ कलर नज़र आए। मिडिल ऑर्डर उनका भी स्ट्रगल कर रहा है इस वक्त। मगर ये कि चूँकि अभिषेक शर्मा उनका रन्स कर रहे हैं, जो एक होता है कि एक T20 के अंदर कोई भी 1-2 इनिंग्स की कारकर्दगी होती है जिसकी बुनियाद पर टीम ऊपर आ जाती है। आपने देखा कि बांग्लादेश की टीम के अंदर सैफुद्दीन ने 2 इनिंग्स खेली है, जिसकी वजह से देखेंगे बांग्लादेश की कारकर्दगी कहाँ तक कहाँ पहुँच गई। इसी तरह अभी तक जो इंडिया की कारकर्दगी चल रही है बैटिंग के अंदर, वो अभिषेक शर्मा पे चल रही है। अगर अभिषेक शर्मा को हम पावर प्ले के अंदर 10-20 रन के अंदर आउट कर रहे हैं तो ये मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। अच्छा, नवीद ज़मीर साहब, कुलदीप और ख़ास तौर से जो उनके स्पिनर हैं बुमराह, इनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं, और पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उन्हें फाइनल में इनके अगेंस्ट किस तरह मतलब खेलना होगा, क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी? देखिए रियाज भाई, मैं समझता हूँ कि जो हमारे बैट्समैन, जो मैं इनको रीड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मैचेस के अंदर, वो पता है थोड़ा सा ना बॉल के उसको ना क्रॉस खेलने चले जाते हैं। देखिए, वो जिस टाइप की बॉल कर रहे हैं, जब तक आप उसकी बॉल की पिच पे ना पहुँचेंगे, उसकी रीड ना करेंगे, उस वक्त तक आप उसको खेल नहीं सकते चाइनामैन टाइप के बॉलर को ना। तो उसमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। हमारे अपने जितने भी प्लेयर हैं उनको अपनी स्किल्स दिखानी होती है। यहाँ प्लेयर को अपनी स्किल्स दिखानी है कि यार वो अगर अच्छी बॉल कर रहा है, अच्छी लाइन पे करना है, तो हमने उसकी लाइन कैसे डिस्टर्ब करनी है। हम बात बात क्रॉस खेल रहे होते हैं, लेकिन क्रॉस बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खेलना होता है कि हमने अगर स्विप माना। ये तो यूनुस खान खेला करते थे, आप देखते थे कि मुरलीधरन भी आते थे सामने, शेन वॉर्न भी सामने आते थे, तो वो उनको बड़े आराम से स्विप मार के अपना स्ट्राइक एंड ले लिया करते। लेकिन यहाँ हमने कैलकुलेशन करनी होगी कि कौन से बॉलर्स पर हमने रन करना है, कौन से पे नहीं करना है। देखें, फरहान ने जिस तरीके से बुमराह को जो पिछले मैच के अंदर 4 ओवर में 45 रन दिए थे बुमराह ने, तो बहुत उनका जो मेन बॉलर था उसको तो उसने कचरा कर दिया था। लेकिन नीचे के जो हमारे बैट्समैन आए थे, जब वो उसने सारा प्रेशर हल्का कर दिया, तो हमारे नीचे के बैट्समैनों को चाहिए था जिम्मेदाराना बैटिंग करें। अपने जिस तरह से साबज़ादा फरहान बिल्कुल बड़े दिल के साथ, खुले दिल के साथ खेल रहा है, इस टाइप की बैटिंग की हमें शदीद तरीन ज़रूरत है। हमारी टीम कुछ भी कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, मैं बात करता हूँ 92 वर्ल्ड कप में, देखें इंजमाम उल हक से पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, लेकिन जब उसने परफॉर्मेंस दी तो टीम का रिजल्ट देखेंगे कितना ज़बरदस्त आया। तो यही सिचुएशन इस वक्त फ़खर जमान के लिए है, यही सिचुएशन हमारे साइम अयूब के लिए है। अगर ये इस चीज़ को समझें और एक इनिंग लगा दें, यकीन करें, और ये वो मैच है, ये मैच इनका कैरियर बना देगा इस फाइनल के अंदर जिस लड़के ने परफॉर्म किया। बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत के खिलाफ अगर किसी प्लेयर ने परफॉर्मेंस दे दी तो वो जनाब हीरो बन जाता है, और बिल्कुल इसी तरह की परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। और हमें बड़ी उम्मीद है हमारी पाकिस्तान की टीम में ये कैपेबिलिटी भी है और ये कैपेसिटी भी है कि वो किसी भी टीम को किसी भी वक्त शिकस्त देने में कामयाब हो सकती है। जनाब, ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आएंगे, यहीं से सिलसिले को शुरू करेंगे। एक ब्रेक। एक मरतबा फिर हम आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ वहीद और नवीद ज़मीर। क्रिकेट के हवाले से बात हो रही है। आरिफ वहीद साहब, हुसैन तिलत की शमूलियत और हसन नवाज़ टीम से बाहर, आप समझते हैं कि हसन नवाज़ की टीम में ज़रूरत महसूस हो रही है? देखिए, हसन नवाज़ एक बड़े बासलाहियत खिलाड़ी हैं T20 के लिए, ख़ासतौर पर पिंच हिटर्स जो है,
और पिछले दिनों उन्होंने अपनी कारकर्दगी ऐसी दिखाई भी, मगर उनका फेलियर के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने फेलियर इनिंग्स खेली, जिसकी वजह से उनको जो हुसैन तलत जो है उनको लाया गया। अब ये देख लेंगे जितने भी हमारे पिंच हिटर्स हैं उनके वैसे भी नेचुरली भी उनके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमने देखा कि साइम अयूब देख लें आप, इस दफ़ा फ़खर जमान देख लें, या हसन नवाज़ देख लें, तो इन लोगों के लिए वो सेंसिबल, या मोहम्मद हारिस की भी बात करें तो इनकी बहुत सारी इनिंग्सें फेलियर की तरफ चली गई थी। तो चूँकि हुसैन तलत जो है वो भी बेंच पे बैठे हुए थे, खुशदिल शाह हैं वो भी बेंच पे बैठे हुए हैं, तो पहले मैच में इंडक्शन हुआ हुसैन तलत का जिसमें वो बहुत ही, मगर दूसरे मैच के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और मैन ऑफ द मैच भी रहे। तो ये बासलाहियत खिलाड़ी हैं, मगर कौन किस वक्त परफॉर्म कर दे ऑन द डे, इनको जब भी मौके मिले तो अपनी परफॉर्मेंस करने चाहिए, सेंसेबल क्रिकेट करना चाहिए। जिस तरह नवीद ज़फ़र भाई ने बड़ी टेक्निकल बातें की, पाकिस्तान का सारा प्रॉब्लम ही यही है कि वो सेंसेबल क्रिकेट नहीं खेल रहा इस वक्त। टेक्निकली अगर जाएँ तो वो लेंथ को ही नहीं पिक कर पा रहे बैट्समैन, विद द स्पिन शॉट नहीं खेल रहे सारे। टफनेस लेवल का भी मसला है जी, मेंटल टफनेस लेवल का भी मसला है। देखिए मेंटल लेवल तो यहाँ पर जब तक आते हैं तो आप पाकिस्तान की तरफ से खेलें तो आपको टफनेस होनी चाहिए, जब यहाँ तक पहुँचना प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए। बिल्कुल, जब यहाँ आपको ये तो मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि वो इस लेवल का है कि जो पाकिस्तान या नेशनल लेवल पे आके खिलाड़ी खेल रहे हैं उसकी अप्रोच प्रोफेशनल होती है। अब तो उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीकर भी रख लिया है, पीसीबी की तरफ से आ गए, तो क्या पाकिस्तान की तरफ से खेलना, पाकिस्तान की शर्ट पहनना, यही मोटिवेट करने के लिए काफ़ी होता है। और अगर मोटिवेशन की तरफ चले जाएं तो फिर वहाँ पर मैनेजर्स होते हैं, आपके कोच होते हैं, कप्तान होते हैं जो खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं। अगर वो भी अगर मोटिवेट नहीं कर पाएंगे तो फिर मोटिवेशनल स्पीकर क्या करेगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं मोहम्मद नवाज़ और फ़हीम अशरफ, आप समझते हैं कि जो उनसे तवक्कात वाबस्ता की जा रही थी वही उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, और इंडिया के ख़िलाफ़ अगर उन्हें मौका मिलता है दोनों को तो क्या रोल अदा करना चाहिए? देखिए मोहम्मद नवाज़ की जहाँ तक बात है तो उनसे वो तवक्कात वाबस्ता नहीं की जा रही थी। हमने देखा कि पिछले प्रोग्रामों में काफ़ी और हर जगह बड़ी तनकीद करते रहे, क्योंकि उनके पिछले 1 साल की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी कि उनका जो इंडक्शन हुआ मुसलसल उनको खिलाया गया, मगर उन्होंने वहाँ पर आके इस चीज़ को प्रूव किया अपनी कारकर्दगी से, तो वो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। और देखा जाए तो पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत फतूहात जो चल रही हैं, पाकिस्तान के जो ऊपर का जो टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है, वो फेलियर की तरफ है। अब ये नीचे जो हमारा जो लोअर ऑर्डर है जिसमें नवाज़ हैं या फ़हीम अशरफ हैं या इस वक्त शाहीन आफरीदी भी रन्स कर रहे, तो इन्हीं के रन्ज़ों की बदौलत हम एक थोड़े से एक बाइज़्ज़त मुकाम पे टोटल तक पहुंच जाते हैं, जहां पर आम आके हमारे बॉलर थोड़ा सा कम्पीट करते हैं और सामने वाली टीम को आउट कर लेते हैं। कल के मैच में भी आप देखा 71 पे 6 आउट होने के बाद जो इन लोअर ऑर्डर ने फ़हीम अशरफ हो गए, नवाज़ हो गए या शाहीन आफरीदी हो गए, इन्हों के रन्स की बदौलत ही हम 134 तक पहुंचे। और फिर उसके बाद बॉलिंग में भी आपने देखा कि बड़े कीमती रन थे उनके, 17-19 रन बड़े कीमती रन थे आखिर। नवीद भाई, साइम अयूब, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग जदीद क्रिकेट खेल रहे हैं कि जो जिसकी मतलब एक बैटर की ड्यूटी जो उसको किरदार अदा करना चाहिए वो विकटें ले रहा है, और जो बॉलर है वो विकटें तो खैर ले रहा है लेकिन वो बैटिंग भी शानदार कर रहा है। तो साइम अयूब 4 और मजमूई तौर पर 6, और उन्होंने रिकॉर्ड बराबर कर दिया वेस्ट इंडीज़ का एक बैट्समैन है उसका, क्या कहेंगे मतलब। लेकिन एक बात है, कल के मैच में उन्होंने 2 कैचेस भी पकड़े क्रूशियल स्टेज पे, और फिर उन्होंने 2 विकटें भी हासिल की। क्या कहेंगे रियाज भाई? देखें, बैट्समैन जब परफॉर्म नहीं हो रही थी, उससे नहीं हो रही होती तो उसके बाद 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो बॉलिंग में कुछ परफॉर्म कर जाए अगर वो इसको मौका मिलता है, नहीं तो फील्डिंग एक ऐसा शोबा होता है जहां वो अपनी प्रेजेंस शो करता है, और वो कंप्लीटली एफर्ट कर रहा है। यहाँ देखें सबसे बड़ा मेन रोल है ना वो कोच का है, कि कोच उसको गाइड क्या कर रहे हैं और कप्तान कितना कॉन्फिडेंस दे रहा है। देखें, ये नहीं है कि आपने उसका नंबर रख दिया कि 1 डाउन खिलाना तो 1 डाउन पे कोई कसम खा ली कि 1 डाउन ही रखना है, ओपनर रखना है, ठीक है। अगर उसको शफलिंग कर दें, उसको थोड़ा सा नीचे ले जाएं और नीचे ले जाएं। और प्रोफेशनल खिलाड़ियों की ये खूबी होती है कि अगर उनका एक आध नंबर आगे पीछे जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको यही तो करना चाह रहा हूँ। देखिए, उसको सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए बैटिंग में। क्या कॉन्फिडेंस कौन देगा? कैप्टन देगा उसको, और दूसरा कोच देगा। अगर कोच और कैप्टन उसको कॉन्फिडेंस देने में कामयाब हो जाए, जरूरी नहीं उसको आप मत भेजें 1 डाउन, उससे परफॉर्म नहीं हो रहा ना, थोड़ा 4थे-5वें पे लिया है, वो वहां से रन करेगा तो फिर ऊपर आ जाएगा, कोई इशू नहीं। मोहम्मद हारिस भी तो नीचे जा रहे हैं जी। आप देखें, आप अभी मैं यही बात कर रहा था, पाकिस्तान टीम को इस वाले मैच के अंदर रिवायती अंदाज से हटना पड़ेगा। रिवायती अंदाज से मतलब ये नहीं कि यार आपने 1 डाउन जाना है, आपने अपना यार नवाज अच्छी परफॉर्म कर रहा है, उसकी बैटिंग तो देखें, फ़हीम अशरफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर रहा है, हम उसको उनको वही नंबर फिक्स, मतलब आपका कहने का उनको अंडररेट कर रहे हैं उनको। जी, उनको देखें, बड़ा मैच है, इस मैच में आपने उन लोगों की परफॉर्मेंस देखा। अच्छा कप्तान कौन? अच्छा कप्तान वो होता है जिसको पता होता है मेरा 11वें नंबर के प्लेयर्स को मैं किस जगह यूटिलाइज कर सकता हूं। अगर उसमें ये सलाहियत है तो यहाँ पर कैप्टन को आना पड़ेगा फ्रंट के ऊपर कि कौन से प्लेयर को उसने शफल करना है। कोच को कॉन्फिडेंस में ले, उसको बोले यार मैं इसको शफल करना चाहता हूँ, उसको यहाँ मौका दे, और प्लेयर से बात करे। जब प्लेयर को कॉन्फिडेंस होगा, प्लेयर से बैटिंग करने के लिए जाएगा, उसको पता होगा टीम मेरे पे डिपेंड कर रही है। साइम अयूब
तो पाकिस्तान टीम के अंदर इस वक्त जो पोजीशन है ना, मैं ये बताऊं, ठीक है हम उसको एज ए बैटर जरूर कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस को शो कर रहा है ग्राउंड के अंदर, उसकी नजर आ रहा है ग्राउंड में लड़ रहा है, मेहनत कर रहा है। परफॉर्मेंस नहीं हो ना, कोई बात नहीं सर, हो जाएगी, उसको खेलना आता है, उसके पास शॉट है, सब कुछ है, सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है जो हमारे कोचेस और हमारे कैप्टन ने देना है। अच्छा ये बताइए, इस वक्त टीम में 4 ओपनर हैं, ठीक है ना, आप समझते हैं कि अब जो फ़खर और साहबजादा फरहान कर रहे हैं तो ओपनिंग का मसला हल हो गया है? सर फिलहाल तो अभी साहबजादा फरहान जिस तरह की बैटिंग इस टूर्नामेंट में की है, तो नो डाउट कि आउटस्टैंडिंग प्लेयर और एक बहुत बड़ा प्लेयर हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के अंदर, कि साहबजादा फरहान के अंदर देखें बुमराह की जो बॉलिंग जो प्रेशर था उसको उसने हिला के रख दिया इंडिया के अंदर, यानी कि आप घबराए नहीं, आप इस मैच के अंदर भी आप देखिएगा वो ही अकेला खड़ा होकर बुमराह को पिटाई करने की पूरी सलाहियत रखता है। वो उसमें वो जो जिस एंगल से वो गेंद करता है ना, उस एंगल को पिक करना उसको आता है। देखिए हमारे जो जितने भी बड़े बड़े प्लेयर गुजरे ना अब तक, वो उसको उस जगह से पिक ही नहीं कर रहे थे, उसका बॉल नीचे की तरफ घुसता है, वहां से बैट्समैन का हमारे बैट्समैन बैटिंग कर रहे होते हैं, उनका बैट का जो एंगल होता है वो उसको पिक नहीं कर पाते। साहबजादा फरहान ने बड़ा एक्सीलेंट तरीके से पिक किया उसकी उस लेंथ को। अच्छा आरिफ भाई साहब, दुबई की पिच और जिस तरह से उसने, हमने देखा कि बांग्लादेश के मैच में जो पिच का बिहेवियर रहा, आप समझते हैं कि अब जो फाइनल हो रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसमें पिच का कितना किरदार होगा? क्या उसी तरह की विकेट होगी जो बांग्लादेश के खिलाफ थी, या उससे कुछ मुख्तलिफ हो सकती है? देखिए पिचेस का किरदार हमने देखा कि पिछले शारजा में आपने देखा कि पिचेस का किरदार तो तकरीबन बहुत ही ज़्यादा रहा। जिस टीम ने टॉस जीता उसने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, और वो 100% तकरीबन सारी ही टीमें जिसने टॉस जीता उन्होंने मैच जीता हो, तो बहुत ज़्यादा। मगर यहाँ दुबई के अंदर देख लें, यहाँ पर एशिया कप में या अबू धाबी में तो मिला जुला रयान, कुछ लोग टीमों ने पहले बैटिंग करके भी जीती, कुछ ने बाद में भी बैटिंग करके जीती, कुछ ने टॉस हार के भी मैच जीते, कुछ ने मैच टॉस जीत के भी मैच हार गए। तो ये जी ऑन द डे देखता है कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसी विकेट के ऊपर मैच हो, में ये दूसरी विकेट पे मैच होगा, मगर वो स्पोर्टिंग विकेट होनी चाहिए। कल की जो विकेट थी पाकिस्तान और बांग्लादेश में, तो उसमें दोनों टीमों की एक नाकस कारकर्दगी ये भी रही कि दोनों टीमों के कप्तानों ने, दोनों टीमों के मैनेजमेंट में और दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने विकेट को सही तरह रेट नहीं किया, और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान, ये बड़ी आपने टेक्निकल बात की है जी। पाकिस्तान गो के एक मैच जीत गया, मगर पाकिस्तानी बैट्समैनों की जिस तरह खेल कर वो आउट हुए, तो उस विकेट के तकाज़ों के मुताबिक वो बैटिंग नहीं कर रहे थे, और यही गलती बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने भी की, बैट्समैनों ने, जिसकी वजह से पाकिस्तान इतने कम टोटल पे भी ये मैच जीत गया। बहुत क्लोज मैच था पाकिस्तान का और इंग्लैंड। अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी थोड़ी सी सेंसेबल क्रिकेट खेलते तो ये मैच बांग्लादेश भी जीत सकता था। तो सारी T20 के अंदर हमारे खिलाड़ियों की, हमारी टीम की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस यही है कि वो सेंसेबल क्रिकेट नहीं खेल रहे हो सर। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? देखें पिछले मैच में हमने बात की थी कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ तो मैंने ही कहा था कि इसको हारिस रऊफ को टीम के अंदर होना चाहिए। जो एक तब्दीली बनती थी वो हारिस रऊफ की, मगर उनको हारिस रऊफ को पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खिलाया गया। मगर उसके बाद जब मैच खिलाया तो उसके बाद से वो तीनों मैच खेल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है इस वक्त बॉलिंग ही है। और पाकिस्तान वैसे भी अगर आप देखें माजी के अंदर तो ज़्यादातर बॉलिंग स्ट्रेंथ के वजह से ही बड़े बड़े मैच जीते। और शाहीन अफरीदी तो हमारे ये समझे कि एक स्टार हैं बहुत बड़े बॉलिंग के, और जिसका जो है आइकॉन है बॉलर्स के लिए। पाकिस्तान की जो 2-4 ही चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके अंदर पाकिस्तान बहुत अच्छा कम्पीट कर रहा है दुनिया के अंदर, जिसके अंदर एक बॉलिंग भी आती है शाहीन अफरीदी की। और हारिस रऊफ भी काफ़ी अर्से से, अब तो चूँकि सीज़न कंपेयर टू सीनियर्स खिलाड़ियों के अंदर आ गए हैं, तो चूँकि प्रेशर भी हैंडल कर लेते हैं। और यहाँ के इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जो यही होगा कि जो सीनियर्स खिलाड़ी होंगे वो प्रेशर हैंडल करते हैं, तो उनकी ज़रा ज़रूरत ज़्यादा है। जिस तरह शाहीन अफरीदी की कारकर्दगी और हारिस रऊफ की कारकर्दगी ये बहुत अहम होगी इंडिया के मैच में, क्योंकि हारिस रऊफ की तो एक और कारकर्दगी है जो उन्होंने 6-0 से, मतलब जब ज़ाहिर है पब्लिक उन पे हूट कर रही थी, तो उन्होंने वो जो इशारा किया वो मेरे ख्याल से काफ़ी है। वो जी ऑन द ग्राउंड ये चीज़ें काफ़ी चल रही हैं इस एशिया कप में। मगर ये कि आज ICC ने भी दोनों को कॉल किया है, हारिस रऊफ को, साहबजादा फरहान को, इसी एक्ट की वजह से। और ऐसा नहीं, सूर्य कुमार यादव को भी, उनको भी आज कॉल किया है कि उनका जो क्लॉज का है 2.11 उसके तहत ये इस तरह की स्पीच के स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं कर सकता। और हमने देखा कि पिछले दिनों इंडिया ने काफ़ी इन्वॉल्व किया पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर, जो कि स्पोर्ट्समैन या क्रिकेट की स्पिरिट के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। पाकिस्तान ने हमेशा अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा है। पाकिस्तान हारने के बावजूद भी पाकिस्तान ने हमेशा खेलने की ख्वाहिश की और हर लेवल पे खेलने की ख्वाहिश जाहिर की है। मगर हमेशा आपने देखा कि इंडिया ही, आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो कभी भी मतलब क्रिकेट में सियासत को शामिल नहीं किया। और आपको याद होगा एक वक्त ऐसा भी था, अक्सर मतलब ये बात होती है कि 80s में जब मतलब ताल्लुकात कशीदा थे तो क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की गई थी। नवीद भाई ये बताइएगा कि सलमान अली आगा
आप समझते हैं कि वो अपनी कप्तानी और बैटिंग से सही इंसाफ कर रहे हैं, या समझ रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ आवाज़ें इधर उधर से आ रही हैं? देखिए हमारा वतीरा यही रहा है कि हम जो कोई कैप्टन लेकर के आते हैं, बोल तो हमारे हमारे कैप्टन लाने का क्राइटेरिया क्या है। असल चीज़ ये देखें कि प्लेयर को हम प्लेयर को देखें। पहले भी कल भी मैं प्रोग्राम में बैठा हुआ था, यही गुफ्तगू हुई थी। जब इमरान खान थे, जावेद मिर्ज़ा थे, वो लोग जब गए क्रिकेट छोड़ के, तो वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, एक बहुत बड़ी खेप पीछे पड़ी हुई थी। जब ये लोग गए तो इंजमाम, फिर वफात में मिसबा भी आ गए, यूसुफ भी थे। देखें जो कैप्टन होते हैं ना, जो सीनियर लड़के होते हैं, वो टीम के नीचे ऐसे प्लेयर्स छोड़ के जाते हैं जो टीम को आगे लेके चल सकें। अब सलमान अली आगा की जो एंट्री जिस तरह से हुई है, जिस तरीके से हमारे टेस्टिंग के भी अंदर भी कप्तानी की एंट्री हुई है, तो आपने सीनियर प्लेयर को तो साइड पर डाल दिया। अब जिस टाइप की आपने मैनेजमेंट ने रिस्क लिए हैं, तो उसके रिजल्ट तो ऐसे आएंगे। अब ये है कि वो हमारा कैप्टन है, और जो कल के मैच में जिस टाइप की उसने कैप्टनसी की है, वो नजर आ रही थी कि वो थोड़ा सा एफर्ट, क्योंकि देखिए बात है कि हम लोग भी क्या करते हैं कि हम लोग देख रहे होते हैं कि कितनी एग्रेशन है कप्तान के अंदर। तो ज़रूरी से एग्रेशन से जीतते, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। मैंने आपसे क्या बोला कि देखिए कप्तान वो अच्छा होता है जिसको पता हो कि मैंने कौन से प्लेयर से कब परफॉर्मेंस लेनी है। अगर उसमें ये एबिलिटी है तो वो डेफिनेटली उसको होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है, वो अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस से प्रूव कर रहा है। जिस नंबर पे भी आ रहा है, ठीक है इतने रन उसने भी नहीं किए इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन उसमें एबिलिटी मौजूद है, वो करता है। अच्छा आरे भाई साहब, पहले बाबर आजम कप्तान थे, फिर उसके बाद शाहिनशाह अफरीदी आ गए, फिर बाबर आजम आ गए, और अब मतलब ये सिचुएशन हुई है। आप क्या समझते हैं कि जो मतलब अथॉरिटीज़ हैं, जो लोग हैं जो इस तरह के फैसले करते हैं, तो उन्होंने अब इससे सबक सीख लिया होगा कि कप्तानों को बहुत जल्दी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए? देखिए इसी चेंजिंग की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का जो ये हाल है, इसी चेंजिंग्स की वजह से जो हम बहुत तेज़ी से रैपिडली चेंज करते हैं, जिसकी वजह से क्रिकेट और क्रिकेटर सेटल नहीं हो पा रहे। और ये यहाँ से नहीं है, हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह है। एडहॉकिज्म बहुत तेज़ी से ऊपर मैनेजमेंट में चेंज होता है, और नीचे से तो थोड़ा सा टाइम देने चाहिए, कॉन्फिडेंस देने चाहिए, जो कि हम दे ही नहीं पाते। जो टाइम होता है उसका देने नहीं चाहिए। और ये अगर कप्तानी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप तक सरफराज अहमद कप्तानी कर रहे थे, वो कप्तान ऐसा होता है जो बाई बर्थ होता है। क्रिकेट में एक दो शोबे ऐसे होते हैं, जो कप्तान और एक विकेट कीपर, जो नेचुरल होते हैं, वो बाई बर्थ होते हैं, उनमें लीडरशिप की सलाहियतें होती हैं। तो अगर देखा जाए तो जब से कप्तानी, जब सरफराज अहमद कप्तानी कर रहे थे, उस वक्त टीम थोड़ी सी सेटल थी, और कई महाजों पे हमने अच्छी पोजीशन थी, बहुत ज़्यादा और सेटल थी। 11 T20 के अंदर हमने सीरीज भी जीती, तो अच्छी अचीवमेंट आ रही थी। मगर उसके बाद से देखें कि मुसलसल जो है कप्तानों और का उनके साथ फेलियर्स। सरफराज के साथ ज्यादती हुई, बैक कलम जुम्बिश, उनको तीनों फॉर्मेट से हटा दिया, जिसका खमियाजा आपने सर शिकस्तों की सूरत में मैं बात काटूंगा, वो ज्यादती सरफराज के साथ नहीं थी, वो ज्यादती पाकिस्तान के साथ थी। इसका पाकिस्तान। रिजल्ट आपको आज नजर आ रहा है। अगर सरफराज ने से आपने उस वक्त चीजें फायदे उठाई हुई होती है, सरफराज में ये सलाहियत मौजूद थी कि वो नए लड़के को किसी को भी ये चीजें ट्रांसफर करके जाता, सही। तो आप वो क्या आज कहें? मौका नहीं जी, दिया। उसके बाद से देखेंगे, सरफराज के बाद से कप्तानी हमारी सेटल ही, हमने बाबर आजम को कप्तान बनाया, और कप्तान बना के हमने उससे एक अच्छा, हमने बहुत ही टैलेंटेड, जो दुनिया का वर्ल्ड क्लास था, हमने एक अच्छा बैट्समैन खोने की कोशिश की, कि जाहिर है कि उसके बाद हमने बनाया। तो हमारी बदकिस्मत ये है कि हम किसी को कप्तान बना सिखाने की कोशिश करते हैं। अब सलमान अली आगा की बात है, तो उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं है, और उसको अभी कप्तान बनाया हुआ। अगर कप्तान बनाया है, उसकी सलाहियतें हैं, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा चांसेस देनी चाहिए। गो के इतनी अच्छी कप्तानी और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। मगर अगर कल के मैच में देखें, जो उसने एक डिसीजन लिया था, जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उसने शाहीन अफरीदी को 2 के बाद 3 ओवर करवा दिए। पावर प्ले के अंदर आपने देखेंगे 3 ओवर एक साथ करवा दिया। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था, जिसकी वजह से शाहीन अफरीदी ने बहुत अहम विकेट ली, बांग्लादेश बहुत ज़्यादा बैकफुट पे चला गया। और ये नहीं है कि आप देखें कि इंडिया की कप्तानी देखें, इंडिया की कप्तानी में आप देखेंगे बुमराह जो है पावर प्ले में 2 ओवर करता है, मगर वो सिर्फ अपने हार्दिक पांड्या को प्रोटेक्ट करने के लिए 3-3 ओवर बुमराह इसमें कर रहा है। तो ये कप्तानी के फैसले होते हैं, जिसकी वजह से मैचेस में नताइज का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कल के फैसले से बड़ा फ़र्क पड़ा ये। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और जनाब, पाकिस्तान और भारत का जो ये मैच हो रहा है फाइनल, इसमें पाकिस्तान को इसी तरह की रवायत से हट के डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मजमूई परफॉर्मेंस पे उसका अच्छा असर डालें, और पाकिस्तान की टीम जो है फाइनल जीते। जनाब, ये गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक।
एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, एशिया कप क्रिकेट 2025 आरिफ वहीद साहब और नवीद ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू जो है वो जारी है। नवीद ज़मीर साहब, इस वक्त जो मतलब सूरत हाल है, जो हम प्लेयर्स की बात करते हैं, एक वक्त हमने ऐसा ही महसूस किया एशिया कप के दौरान कि आवाज़ें आ रही थी रिजवान की और बाबर आजम की, ख़ास तौर से बाबर आजम की। आप किस तरह से T20 में बाबर आजम और रिजवान का मुस्तकबिल को देख रहे हैं, क्या तवक्को करते हैं? सर, पाकिस्तान टीम के अंदर अभी तो नीड है, दोनों की मौजूद है। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान टीम कंप्लीट हो गई। देखिए, अभी हम लोग ज़रूर फाइनल में पहुंच गए हैं, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस अभी आपको पता चल जाएगा इंडिया के सामने कौन सी टीम कितना प्रेशर ले सकती है। अभी देखिए, रिजवान और बाबर का टाइम है, आप उनको टीम से बाहर नहीं कर सकते। उनकी जगह बनती है, पाकिस्तान टीम को नीड है उनकी। वो दोनों प्लेयर्स टीम में होते हैं, ये टीम का रिजल्ट और अच्छा होता। लेकिन देखिए, मैंने आपसे क्या बताया कि कप्तान का जो रोल है ना, कप्तान अगर कैप्टनसी कर रहा है तो वो अपनी कमांड दिखाए। अब सीनियर है, जूनियर है, वो सब बात की बात है। रिस्पेक्ट का लेवल अपनी जगह पे होना चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस उसने ही लेनी है सीनियर प्लेयर से। हाँ, लेकिन यहाँ पर रोल आता है कप्तान सीनियर प्लेयर्स का भी, कि वो किस तरह उसके साथ कॉपरेट करते हैं। मैं समझता हूँ कि अब इन लोगों से पाकिस्तान का सोचना चाहिए। अगर पाकिस्तान का सोचेंगे कि यार हम पाकिस्तान की टीम अगर ऊपर जाएगी तो इनका नाम भी ऑटोमेटिक ऊपर चलेगा। लेकिन टीम अगर रिजल्ट ही नहीं आएगा, हाँ ये जरूर कहूँगा कि आपने जैसे बाबर का बोला, सर अभी बाबर का नेमुल बदल पाकिस्तान में नहीं है। हमें बाबर की नीड है, बाबर को टीम में होना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन यही मतलब आरिफ वहीद साहब, जब पहले इनकी परफॉर्मेंस ख़राब थी तो आवाज़ें आ रही थी कि इनकी जगह जो है किसी और प्लेयर्स को रखा जाए जिनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। अब उनको रखा है, उनको चांस दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम वगैरह रिजवान जो है वो बहुत सुपरस्टार है पाकिस्तान को। ये सुपरस्टार ऐसे दिनों के अंदर नहीं बढ़ते, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ती है। फाइनेंशियली इन्वेस्ट भी होता है, इसके अंदर टाइम का इन्वेस्ट भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत मेहनत से जाके इस पोजीशन पे भेजते हैं। और पाकिस्तान की अगर पिछले दिनों कुछ सालों की अगर फतवाहत देखें, बड़ी बड़ी फतवाहत, तो उसमें बाबर और रिजवान का बड़ा किरदार रहा है। एक बहुत बड़ा सारा ये सवाल होता है कि स्ट्राइक रेट का मसला है, बाबर के साथ स्ट्राइक रेट, रिजवान के साथ। मगर देखेंगे बाबर की अगर स्ट्राइक रेट देखें तो 130 प्लस है, और अगर उसकी एवरेज देखें तो 40 प्लस है, जो बहुत कम खिलाड़ियों की है। रिजवान की अगर एवरेज देखें तो 47 है। अब हमारे पास जो जितने यहाँ पर खिलाड़ी खेल रहे हैं जिनको बहुत स्ट्राइक रेट पर, इनकी कौन सी है 130 प्लस? किसकी है खिलाड़ी? तो सिवाय फखर जमान के, अभी इनका तजुर्बा कम है, नए हैं ना अभी खिलाड़ी। मगर स्ट्राइक रेट मैचेस तो खेल रहे हैं ना, कि स्ट्राइक रेट के साथ वो किसी वजह, सिवाय फखर जमान के किसी की स्ट्राइक ऐसी नहीं है जो हमने बेंचमार्क बना लिया था कि बाबर के लिए उसके लिए। तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से बाहर हो गया। मगर ये कि क्रिकेट उनकी ख़त्म नहीं हो सकती बाबर और रिजवान की। मगर ये कि अब ये जो नई टीम बनाई है, नई खिलाड़ी को इनको बहुत ज़्यादा चांस देना चाहिए, हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, इनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। जब आपने टीम बना ली है तो उसको फिर देखना नहीं, इसके नताइज देखने चाहिए। अच्छा आरिफ भाई साहब, आपका ताल्लुक तो ज़ाहिर है रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची से है, ज़ाहिर है जोन से भी आप हैं, सेक्रेटरी हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में जनाब आपकी टीम आ गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अहम फैसला किया है, इसको किस तरह से देखते हैं? दूसरा ये कि पाकिस्तान में अक्टूबर और नवंबर में जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीनों फॉर्मेट पे सीरीज़ हो रही है, और पाकिस्तान, श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ट्रायंगुलर सीरीज़ हो रही है। तो ये बात तो बड़ी खुशाइंद है कि फैसलाबाद में काफ़ी अरसे के बाद मैच रखा गया है। और हम तो कहते हैं कि जनाब मैचेस जो है वो सियालकोट में भी होने चाहिए, पेशावर में, कोयटा में, भावलपुर में भी होने चाहिए। आप क्या समझते हैं, कराची को नज़रअंदाज किया गया है, इस दफ़े कराची में कोई मैचेस नहीं है? देखिए, जहाँ तक आपने कराची में इसमें हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी में बात की कि पाकिस्तान कराची की टीम ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के लिए क्वालिफाई कर लिया, तो ये एक बहुत अच्छी, सबसे खुशाइन बात है। ये कराची और लाहौर ने भी साथ साथ उसके साथ क्वालिफाई किया, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं समझता हूँ कि पीसीबी में मोहसिन नकवी साहब हैं या खुर्रम नियाज़ी साहब हैं कि उन्होंने ये देखा कि इन बड़े शहरों की क्रिकेट ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर बेहतर करना है, पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर ऊपर लेके जानी है, तो कराची और लाहौर की दोनों की क्रिकेट को ऊपर लेना चाहिए। बदकिस्मती से हम देखते हैं कि कुछ तो अरसे से कराची और लाहौर की क्रिकेट बहुत ज़्यादा नीचे चलेगी। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, मगर जब तक आप कोई ऐसे डिसीजन नहीं लेंगे, आप कोई ऐसा प्लान नहीं करेंगे, आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर कोई ऐसा सिस्टम को अपना बेहतर नहीं करेंगे जिसके अंदर कराची और लाहौर की जो क्रिकेट है ऊपर आनी चाहिए। और जब कराची और लाहौर की जब क्रिकेट ऊपर आएगी तो यकीनन पाकिस्तान की क्रिकेट भी ऊपर आएगी। और अच्छा है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में कराची और लाहौर की टीमें खेलती हुई नज़र आएंगी, तो ये एक बहुत अच्छा, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा बात। दूसरा सवाल जो आपने सवाल किया कि पाकिस्तान कराची के वेन्यूज़ के ऊपर मैच नहीं हो रही है दूसरे पे, तो क्रिकेट जितनी ही इम्प्रूव होगी कि आप पाकिस्तान के चारों तरफ हर वेन्यूज़ के ऊपर
मैच कराएं। और कराची को तो पता है कि क्रिकेट का एक बहुत बड़ा हब रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिकेट के शायकीन, क्रिकेट को मोहब्बत करने वाले लोग हैं और हर दफ़ा क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट करते हैं। और आप देख लें कि डिसिप्लिन वाइज हो या टेक्निकल वाइज हो, हर चीज़ के अंदर कराची की चीज़ें बड़ी बेहतर नज़र आती हैं। तो मैचेस तो देने चाहिए कराची के शायकीन के लिए भी, कराची के स्टेडियम्स के लिए भी, और यकीनन यहाँ मैचेस होंगे तो बहुत सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होती हैं। अच्छा नवीद ज़मीर साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त जो कराची में क्रिकेट हो रही है, और हमने देखा कि जावेद खान साहब जो कि सेक्रेटरी थे वो हमें कराची क्रिकेट के मंजरनामे से गायब नज़र आते हैं, वो है नहीं। पिछले दिनों उनका एक सोशल मीडिया पे लेटर भी आया था जिसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन वो खुद मतलब ग्राउंड में नज़र नहीं आ रहे हैं। आप जो इस वक्त पूरा सिनारियो चल रहा है कराची क्रिकेट का, उससे मुतमईन है? सारी चीज़ें मेरिट पे हो रही हैं, कुछ हट के भी हो रही हैं? देखिए, यहाँ पर मोनोपोली में जो देख रहा हूँ कराची के क्रिकेट में, कुछ लोगों ने इस टाइप का सिस्टम को बना दिया है कि लोग मजबूर हैं उनकी तरफ देखने के लिए, और इस टाइप का होना नहीं चाहिए। मेरिट को फोकस देनी चाहिए। कोई ये नहीं होनी चाहिए कि फलाने क्लब का लड़का होगा तो यही खेलेगा, या फलाने जोन का होगा तो ये लड़का खेलेगा। जो लड़का परफॉर्म कर रहा है, देखें ईगल आई जो होती है किसकी होती है? ईगल आई इन्हीं लोग की तो होती है जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो पाकिस्तान कराची की क्रिकेट आज तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों हो रही है? कराची की क्रिकेट की आज पोजीशन ये है कि हमें बाकायदा प्रमोट किया गया, कैरियर ट्रॉफी के अंदर फॉर्मेट चेंज किया गया, 2-3 टीमों को बढ़ाया गया। कराची की क्रिकेट जो 35-35 साल तक रेगुलर कायदम ट्रॉफी का फाइनल जीता करती थी हमारे ज़माने के अंदर, तो आज क्रिकेट इतनी तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स का जो आपने तो पैटर्न्स ट्रॉफी ग्रेड 2 में नुमाइंदगी की, अंडर 19 की भी नुमाइंदगी कराची की। जी। तो मेरा तो कहने का मकसद यही है कि देखें, हमें सोचना पड़ेगा। क्लब क्रिकेट जो है बेसिक होती है क्रिकेट की, अगर हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे, स्कूल की क्रिकेट बेसिक है, अगर हम इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो कराची में जो हालात होते चले जा रहे हैं क्रिकेट के, हालांकि आरिफ भाई बैठे हुए हैं, ये खुद भी क्रिकेट से ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं तो इतना ज़्यादा नहीं देखता इन चीज़ों को, लेकिन मेरा अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन है आरिफ भाई जी, कंट्रीब्यूशन बिल्कुल डेफिनेटली है। और उनको सोचना, इन जैसे बहुत सारे लोगों को आना पड़ेगा आगे। सिर्फ एक या दो लोगों की इजारादारी नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होना चाहिए। हर क्लब के जितने भी लोग हैं, अगर कोई छोटे क्लब का लड़का परफॉर्म करता है, उसके लिए लाजमी है कि वो किसी बड़े क्लब में आएगा तो उसका नाम आएगा, वरना कोई पूछता ही नहीं उसको। अगर उसकी टीम फाइनल तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन वो लड़का परफॉर्म कर रहा, भाई ईगल आई कहाँ चली गई आप लोगों की? आप लड़कियों को निकाल के लाओ ना, लड़के को उसको खिलाओ। आप क्या करते हो? अभी हालिया दिनों के अंदर अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हुआ, उसके अंदर लड़के ने 3 डबल 100 किए हुए, और आपने उसको एक मैच में भी नहीं आगे जाके मैच दिया उसको। आपने 3 डबल 100 करने के बाद 3 डबल 100 कर रहा है, उसमें अभी कैपेबिलिटी है तो वो रन कर रहा है ना, आप उसको मौका ही नहीं दे रहे हो। जब आप मौका नहीं दोगे वो कैसे परफॉर्मेंस करेगा? सही। तो जनाब आरिफ भाई साहब, ज़ाहिर है मतलब टॉपिक और भी हैं और भी बातें हो सकती हैं, लेकिन वक्त हमेशा कम पड़ जाता है। ये जितनी भी हमारी गुफ्तगू हुई है, आप के जहन में मतलब क्रिकेट के हवाले से अगर कोई बात हो तो वो ज़रूर कीजिएगा, और उसके साथ साथ हस्बे साबिक हमारे नौजवानों को पैगाम। देखिए, क्रिकेट के लिए जो हम कहते हैं कि क्रिकेट ज़बू आली के सहारे या हमारी क्रिकेट डेक्लाइन का शिकार हो रही है, तो उसके लिए सबसे बेहतर यही है कि हम अपने डोमेस्टिक को और इंफ्रास्ट्रक्चर को, ग्रास रूट लेवल को बेहतर करने पर। ग्रास रूट लेवल में सबसे जो नीचे आता है वो क्लब क्रिकेट आती है। जितने आप क्लब क्रिकेट जो होती है, आपकी एक प्रोडक्शन एरिया होती है। अब यहीं से खिलाड़ियों को प्रोडक्ट करके आप आगे भेज सकते हैं, उनको आगे ग्रूम करते हैं, फिर जाके ऊपर नेशनल लेवल पे जाते हैं। तो क्लब क्रिकेट के मेयार को, उसको क्वांटिटी को बेहतर बनाना पड़ेगा। गो के अभी बड़ा PCB की तरफ से बड़ी उनकी इंटेंशन नज़र आ रही है कि क्लब क्रिकेट और स्कूल लेवल की क्रिकेट भी अब चूँकि शुरू हो गई है। 3-4 दिन पहले स्कूल लेवल का भी स्कूल टूर्नामेंट भी शुरू हो गया है। तो नौजवानों के लिए सिर्फ यही है कि हमेशा डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट खेलें, हमेशा मेरिट के ऊपर क्रिकेट खेलें, और ये कहीं भी डिसार्ट ना हो। ये क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि आप अपनी करेंगे, मगर अब सिस्टम सारे काफ़ी इस साल बड़ी बेहतर हो गई हैं, जहाँ पर डेटा बेस परफॉर्मेंस है। तो किसी खिलाड़ी के साथ तकरीबन ज़्यादती बहुत कम ऐसा होता है कि आइडियल माहौल तो कभी भी कहीं का नहीं रहा, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सारे ही लड़कों को चांस मिला है। मगर कोई लड़का ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर आके किसी लड़के को उसकी परफॉर्मेंस बेस पे यहाँ पर उसको चांसेस नहीं मिले। जी नवीद भाई, मतलब चूँकि वक्त कम है और इख्तिताम की जानिब हमारा प्रोग्राम है, तो काइंडली क्रिकेट से मुताल्लिक कोई भी बात मुख्तसर और पैगाम। सर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो क्रिकेट के करता धरता उनको ये सोचना चाहिए कि जब प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, हम जब खेला करते थे, ज़माने देखते थे, तो एवरेज को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। आज उन्होंने क्या किया है, एवरेज को हटाकर साइड पर कर दिया। जिस लड़के ने सबसे ज़्यादा रन किए होंगे उसको लेकर के आ जाएंगे। सर एक लड़का 12 इनिंग खेल रहा है और एक लड़का 7 इनिंग खेल रहा है, लेकिन उस 7 इनिंग वाले का एवरेज उससे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप 12 इनिंग वाले को फोकस दे रहे हो कि उसके रन ज़्यादा हैं। ये क्या क्राइटेरिया बना रहे हो? क्रिकेट की बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हो। क्रिकेट को आबाद करो। ऐसा तो नहीं कि अपने लोगों को एकोमोडेट करने के लिए, अपने लोगों को अकोमोडेट किया जा रहा है। मैं कुछ यही कहना चाहता हूं, अपने लोगों को अकोमोडेट करे, मना नहीं कर रहा, लेकिन टैलेंट को खेलना करे। लेकिन ऐसे लोगों को उस वक्त निशानदेही उसी वक्त करनी चाहिए ना।
सर निशानदेही होती है, लेकिन सही। अब लेकिन बोर्ड की पॉलिसीज, कुछ कहते हैं कि बोर्ड की पॉलिसीज ऐसी कर दी कि भाई जो सबसे ज्यादा रन करेगा, भाई रन करने का क्राइटेरिया कहाँ से आ गया? नहीं, हम हाँ, जब मैं बोर्ड की भी बात कर रहा हूँ, कराची की भी बात कर, मैंने एक सवाल किया था ना आपसे, उस जी हवाले से। बहरहाल जनाब, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। हमें बेहतर तवक्कात जो है कायम रखनी चाहिए, बोर्ड के लेवल पे भी और कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची के लेवल पे भी, कि ये मामला जो हैं सही हों। लेकिन असल जो हमारा आज का टॉपिक था वो ये था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप क्रिकेट 2025 का जो फाइनल होने जा रहा है, उसमें दोनों टीमों की परफॉर्मेंस क्या होती है। और हमें बड़ी उम्मीद है, हमारी टीम में ये कैपेबिलिटी भी है और ये कैपेसिटी भी है, वो किसी भी वक्त किसी भी टीम को जो है शिकस्त देने में कामयाब हो सकती है। और पाकिस्तान की टीम ख़तरनाक टीम है, और इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान की टीम जो है भारत के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल करेगी। इसके साथ ही ये प्रोग्राम आपने देखा, यकीनन आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसकी फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत या नई शख्सियत के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।